हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे डिसोल्यूशन। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं आज आपको नई चीज़ सिखा रहा हूं, जनरल एंट्रीज। एग्जाम में ज़्यादातर जनरल एंट्रीज आती हैं, तो इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। आज मैं जनरल एंट्री जितने भी केसेस हैं सारे केसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखें ध्यान से, ठीक है। देखिए जनरल एंट्रीज एग्जाम में किस टाइप से आती हैं, पहले आसान वाली लेते हैं, फिर हम थोड़ा एक्सपेंसेस और दूसरी चीज़ों पे आएंगे। जैसे अगर नॉर्मल जनरल एंट्रीज आएंगी, वो कहेगा आपसे स्टॉक रियलाइज्ड। स्टॉक रियलाइज्ड मतलब हमने स्टॉक बेच दिया, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। वैसे सोचो, स्टॉक बेचा यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कॉमन सेंस से बैंक डेबिट होगा, बैंक लिखो या कैश लिखो, ठीक है। दूसरा क्या गया, हमारे पास स्टॉक गया। अब क्योंकि हम डिसोल्यूशन के अंदर जनरल एंट्री कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, डिसोल्यूशन, चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन, यानी फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई, फर्म हमारी बंद हो गई। तो ऐसे में जब स्टॉक हम बेचेंगे, हम कभी भी कैश या बैंक टू स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर स्टॉक नहीं आएगा, यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि बेटा फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व जब होती है तो हम इसमें बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट से लायबिलिटी सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, उसके थ्रू हम सेल आउट करते हैं। डिसोल्यूशन के अंदर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी इंडिविजुअल अपने नाम से नहीं सेल ऑफ की या पे ऑफ की जाती है, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सारे एसेट्स लिख देते हैं और सारी लायबिलिटीज़ यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब अब एसेट्स और लायबिलिटी हमने सब इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब इनका नाम इंडिविजुअल अपने नाम में ज़ीरो हो गया। स्टॉक को स्टॉक नहीं हम लिखेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, सब कुछ रियलाइजेशन के नाम से आएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर बैंक या कैश टू स्टॉक नहीं लिख रहे, टू रियलाइजेशन लिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। स्टॉक रियलाइज करेंगे, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक की जगह क्या लिखना है, रियलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि रियलाइजेशन हमारा अकाउंट है जिसके थ्रू हम एसेट्स को बेचते हैं। इस साइड बेचते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैंक लिखते हैं या कैश लिखते हैं, तो एंट्री क्या बनी, बैंक कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर डिस्चार्ज। सोचो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी पैसा जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक या फिर टू कैश। डेबिट में क्या लिखूंगा, अगेन क्रेडिटर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन। क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर सारे एसेट्स लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो अपने आप में उनका वजूद खत्म हो जाता है, हम उनकी जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन सेम एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ में होता तो मैं एंट्री करता बैंक टू स्टॉक, क्रेडिटर टू बैंक, वहाँ पर इंडिविजुअल नाम यूज़ करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो एसेट्स लायबिलिटी को हम सब रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, इन्हें सबकी जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे रियलाइजेशन। ये बात क्लियर होगी बेटा। एसेट बेचेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, और पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक। ये सिंपल एंट्री है हमारी, ठीक है। और ले लेते हैं 2-3 केस और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस पेड। सिंपल केस ले रहे हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म पे कर रही है एक्सपेंसेस। अगेन किस साइड पेमेंट होगी, डेबिट साइड। क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैंक, तो जनरल एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर्स लोन डिस्चार्ज्ड। पार्टनर लोन डिस्चार्ज, याद करो पार्टनर लोन कहाँ आता है, कैसे पेमेंट होती है इसकी, याद करिए। पार्टनर लोन रियलाइजेशन में आता ही नहीं है, पार्टनर लोन को डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में लिखते थे, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, कभी कभी यहाँ पर हम पार्टनर कैपिटल भी लिख देते हैं, लेकिन वो केसेस में होता है, कुछ केसेस में होता है। कब आएगा पार्टनर कैपिटल, देखो जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, ए और बी हमारे पार्टनर है, ठीक है। इनका बैलेंस लिखा आपने, लेट सपोज 40,000 था, 60,000 था,
आपने रिजर्व फंड बांट दिया और रियलाइजेशन का लॉस आया था वो बांट दिया आपने। लॉस आया था आपका 12,000, 8,000 और सब कुछ कर दिया आपने। इसके बाद आपने देखा, या मान लो लॉस आपका आया था 1,20,000 और 80,000। ये पहले सिंपल लेते हैं, 12,000, 8,000। अब आप देखिए इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं टू बैंक लिखूँगा 34,000 और 56,000, ठीक, नॉर्मल। और बैंक पार्टनर लोन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्म को पैसे देने हैं वो हम दे देंगे, पार्टनर को भी देने हैं और लोन को भी चुकाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरा लॉस 1,20,000 आता, 1,20,000 आता, 1,20,000 और 80,000 आता, अब क्या हो रहा है? अब आप देखें डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि अब पार्टनर को पैसे लाने पड़ेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, क्या पार्टनर पैसे लाना पसंद करेगा? भाई उसका तो लोन पहले से फर्म के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो पैसे क्यों लाएगा? तो ऐसे में यहाँ पर मान लो पार्टनर लोन का अमाउंट है 40,000, तो हम उसको पेमेंट करने के बजाय हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उस केस में वो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्ट, मान लो ए का लोन है, बाय एज लोन 40,000, फिर जो बचे को बैंक है। कॉमन सेंस है ना, सोच के देखो बेटा, अगर उसको 1,20,000 में से आपके 46 गए तो उसको पैसे लाने पड़ रहे हैं 74,000 क्यों लाएगा वो? क्योंकि ऑलरेडी उसका 40,000 का लोन पड़ा हुआ है। वो तो कहेगा फर्म से, भाई ऐसा करिए आप 74,000 में से आप हमारा 40,000 लेस कर दीजिए, बाकी पैसे मैं ले आता हूँ घर से। सिंपल सा लॉजिक है। तो पार्टनर लोन इस केस में पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है कि अगर उसका पेमेंट ज़्यादा, मतलब उसको घर से पैसे लाने पड़ रहे हैं और उसका लोन पड़ा हुआ है, तो हमेशा वो लोन को हम पार्टनर कैपिटल में सेटल करेंगे, इंस्टेड उसको हम पेमेंट करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ पे ऑफ, उसको पार्टनर को पेमेंट ना करके उसको हम कैपिटल अकाउंट में सेटल कर देंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल लिखा है पार्टनर लोन पेड, तो आप सिंपल लिखेंगे पार्टनर लोन टू बैंक। लेकिन अगर पार्टनर लोन का अमाउंट, कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, उसे घर से पैसे लाने पड़ रहे हैं, उस केस में हम पार्टनर लोन को बैंक की बजाय कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? रीज़न समझ में आया क्यों? क्योंकि जब उसको घर से पैसे लाने हैं और ऑलरेडी उसका लोन पड़ा हुआ है, तो क्यों लाएगा पैसे? वो पहले लोन को सेटल करवाएगा, फिर बचेगा तो पैसे लाएगा वो। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। तो पार्टनर लोन अगर सिंपल बोलेगा हमेशा पार्टनर लोन पेड, तो आप लिखेंगे पार्टनर लोन टू बैंक। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कुछ केसेस में आएगा, उस केस में जहां पर उसको हम, उसका अगर बैंक का बैलेंस, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, उसे घर से पैसे लाने पड़ेंगे, तो लोन को वहां सेटल कर देंगे हम। ठीक है, एक और पॉइंट, पार्टनर्स लोन डिस्चार्ज्ड, पार्टनर्स लोन 40,000 डिस्चार्ज बाय टेकिंग अ स्टॉक। टेकिंग अ स्टॉक, पार्टनर लोन जो है डिस्चार्ज हो रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है। पार्टनर लोन जो है वो स्टॉक लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी सोचो, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, स्टॉक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, तो किस साइड आएगा वो, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। तो अगर पार्टनर लोन को कोई सामान हम देंगे, कोई सामान देके सेटल करेंगे, तो वो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि सामान हमारा कहाँ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? पार्टनर लोन को हम स्टॉक दे रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, आपको पता है सब कुछ कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऐसे में क्या लिखेंगे हम, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये एंट्री बेटा साथ साथ नोट करते रहो, ताकि जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी, पार्टनर लोन को जब भी पे करना है पार्टनर लोन टू बैंक, पार्टनर लोन को सामान देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, पार्टनर लोन डिस्चार्ज बाय टेकिंग अ स्टॉक ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, पहले फुल सेटलमेंट नहीं लेते, सिंपल इतना लेते हैं, पार्टनर लोन डिस्चार्ज बाय टेकिंग स्टॉक 30,000। अब क्या होगा, पार्टनर लोन में आएगा 40,000, स्टॉक में आएगा 30,000, 10,000 बच रहा है, क्या लिखेंगे, टू बैंक। टू बैंक, स्टेप क्लियर?
पार्टनर लोन 40,000 डिस्चार्ज बाय टेकिंग अ स्टॉक 30,000 फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट नहीं है, नॉर्मल हम 30,000 का स्टॉक दे रहे हैं, तो ऐसे में 10,000 का उसे हम पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर मान लो लिखा है पार्टनर लोन डिस्चार्ज 40,000 डिस्चार्ज्ड बाय स्टॉक 30,000 इन फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट मतलब समझते हो आप क्या होता है? जब वो बोल रहा है फुल सेटलमेंट, इट मीन्स जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, पेमेंट नहीं होगी उसकी। तो अब मैं एंट्री लिखूंगा पार्टनर लोन टू, पार्टनर लोन था 40, टू रियलाइजेशन 30, और क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये रियलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि स्टॉक लेके जा रहा है। और ये रियलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि उसको हम 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है नहीं है? यहाँ पर 40,000 का लोन था, 30,000 का स्टॉक दिया, तो हमने बाकी बैंक कर दिया। यहाँ पर क्या था? 40,000 का लोन था, 30,000 का स्टॉक दिया फुल सेटलमेंट में। जब भी फुल सेटलमेंट आता है इट मीन्स जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। तो ऐसे में जो डिफरेंस आएगा वो हम रियलाइजेशन में डाल देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। उल्टा हो सकता है इसका, वाइस वर्सा, कि अगर लॉस होगा तो भी रियलाइजेशन आएगा। अगर मान लो मैं उसे 40,000 के बदले 50,000 का स्टॉक देता फुल सेटलमेंट में, 40,000 के बदले 50,000 का स्टॉक देता, तो मैं क्या लिखता? पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन 50,000 नीचे आता और ऊपर रियलाइजेशन डेबिट हो जाता उस केस में। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो सकता है, जैसा बोलेगा वैसा हमने करना है। ठीक है बेटा, क्लियर? साथ साथ कॉपी करते रहा करो बेटा। ठीक है, अब मैं सिखा रहा हूं आपको WCF की ट्रीटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WCF की ट्रीटमेंट हमारे पास जो है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, WCF दिया है हमारे पास 12,000, पार्टनर हमारे A और B, रेशियो है 3:2। क्वेश्चन साइलेंट है, जैसा हम करते आए हमेशा। साइलेंट है तो क्या कर देंगे? WCF टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर? जैसा हम करते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेम ट्रीटमेंट होती है ये। सेकंड केस, कंपनसेशन पेड टू वर्कर 8,000। कंपनसेशन वर्कर को 8,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब क्या होगा? अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 8,000 डेबिट साइड टू कैश या बैंक, जो भी लिखते हैं आप, वर्कमैन कंपनसेशन 8,000। मतलब भाई 12,000 में से 8 हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है और 8,000 की पेमेंट हो रही है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लिखेंगे WCF टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका 4,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4,000। देखो बेटा ध्यान से एक बार, क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 12,000 का, जिसमें से 8,000 में वर्कर को देना है। तो कॉमन सेंस है, जब 8,000 का वर्कर को देना है तो पूरा बांट नहीं सकते हम, 8 में से 4,000 बांटेंगे और 8,000 यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 8,000 की पेमेंट होगी। क्लियर? क्यों 8,000 ट्रांसफ़र होगा? भाई जितना यूज़ होगा उतना तो ट्रांसफ़र करोगे। यूज़ 8 करना है तो 8 ही ट्रांसफ़र करोगे, ये तो नहीं 12 ट्रांसफ़र कर दोगे। थर्ड केस लेते हैं, कंपनसेशन पेड टू वर्कर 20,000। अब वर्कर को 20,000 का कंपनसेशन देना पड़ रहा है। अब क्या इफेक्ट होगा? जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आप, यहाँ लिखोगे WCF 12,000 टू बैंक या कैश, कंपनसेशन टू वर्कर या WCF जो हमें पे करना है, कंपनसेशन टू वर्कर 20,000।
अब कुछ नहीं बटेगा कैपिटल अकाउंट में। क्यों? अरे कॉमन सेंस है यार, 12,000 का फंड है, 20,000 की पेमेंट करनी पड़ रही, बचा कहाँ? कुछ बचेगा तो बांटोगे ना आप कैपिटल अकाउंट में, जब कुछ बचा ही नहीं बांटोगे क्या? इस क्वेश्चन में 12 था, 8 यूज़ हुआ, 4,000 बांट दिया, जैसे वहाँ होता था एडमिशन वगैरह में। 20 था, 20 की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो कुछ बचा ही नहीं, 12 ट्रांसफ़र करेंगे, 20 की पेमेंट करेंगे, सिंपल। यही ट्रीटमेंट होती है WCF की इस चैप्टर के अंदर। अगर साइलेंट है पूरा बांट दो, कुछ यूज़ हो रहा है जितना यूज़ होगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी बचेगा बांट देंगे, और पूरा यूज़ होगा तो पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यह है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में जैसे कई बार दिया होता है बैलेंस शीट शोज अ P&L बैलेंस, बैलेंस शीट शोज अ P&L बैलेंस, P&L shown in the balance sheet, in the balance sheet 12,000 रुपये। साइलेंट है क्वेश्चन, कुछ नहीं पता ये लॉस है या प्रॉफिट है, तो हमेशा इसे प्रॉफिट मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रॉफिट, यानी लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, होल रेशो में बांट देंगे। होता है ना बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट लॉस दिया होता है, क्या करते हैं हम उसे बांटते तो हैं। अगर लायबिलिटी में दिया होगा तो क्रेडिट साइड बांटेंगे, और एसेट्स में दिया होगा तो डेबिट साइड बांटेंगे। बस ये ध्यान रखना है हमें कि प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है वो किस साइड दिया है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में दिया है क्रेडिट, एसेट्स में दिया है डेबिट। ठीक है, ये हमारे जनरल एंट्रीज होती हैं बेसिकली। मैंने आपको स्टॉक रिलाइज, मशीनरी रिलाइज, उन सब का सिखा दिया, पेमेंट की सिखा दी, WCF सिखा दिया, लोन सिखा दी, लोन की ट्रीटमेंट बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैंने P&L सिखा दिया। अब मैं आ रहा हूँ एक्सपेंसेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, काफ़ी वेरिएशन है इसके अंदर। ठीक है, और अगर उतार नहीं पाते तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो, और बेटा कोई सजेशन हो कुछ हो ज़रूर बताया करें आप। ठीक है, और कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो आप मुझसे कि कैसे होगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको एक्सपेंसेस के केसेस। एक्सपेंस के बेटा बहुत सारे केसेस होते हैं, पहले सिंपल केस लेते हैं जो इसकी ट्रीटमेंट होती है। पहला है नोट करते रहो बेटा, व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। ध्यान सुनिएगा, व्हेन, नोट करो, व्हेन रिलायंस एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म बॉन्ड कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, फर्म के खर्चे फर्म पे कर रही है, जो हमने पहला केस सीखा था। जब फर्म बॉन्ड करेगी, फर्म पे करेगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक या कैश। ठीक है, पहला केस क्या केस था? व्हेन, नोट कर लो बेटा, व्हेन एक्सपेंसेस बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म, बॉन्ड भी फर्म कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, फर्म को ही झेलना है, फर्म को ही पे करना है, सिंपल एंट्री, जो नॉर्मल केस होता है। सेकंड केस लिखो बेटा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by firm but paid by partner, borne by firm but paid by partner, यानी फर्म की जगह पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड केस क्लियर हुआ? नोट किया बेटा क्या केस था? व्हेन एक्सपेंसेस were borne by firm but paid by partner, borne by firm paid by partner, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, पहला केस क्या था? फर्म बॉन्ड कर रही थी, फर्म भी पे कर रही थी। अब फर्म को बॉन्ड कर रहा है लेकिन पे कौन कर रहा है? पार्टनर, ये एंट्री हुई। थर्ड केस में आ जाओ बच्चे, देखो थर्ड केस, व्हेन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, व्हेन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही झेलेगा, पार्टनर ही पे करेगा, पार्टनर ही झेलेगा, पार्टनर ही पे करेगा, नो एंट्री। क्यों? अरे पर्सनली खुद ही झेलना है, खुद ही पे करना है, तो फर्म की बुक में एंट्री क्यों होगी? फर्म की बुक में एंट्री तो तब होगी जब फर्म कहीं इन्वॉल्व होगी, फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पार्टनर झेलना है, पार्टनर ने पे करना है, तो फर्म की बुक में एंट्री क्यों होगी? ठीक है। फोर्थ केस, व्हेन एनी पार्टनर गेट रेम्यूनरेशन, व्हेन एनी पार्टनर गेट रेम्यूनरेशन
व्हेन पार्टनर गेट रेम्यूनरेशन फॉर बियरिंग एक्सपेंसेस, यानी फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, सैलरी दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी जो उसे हम दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन जो दे रहे हैं, उसका अमाउंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को फर्म डिसॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है, इस काम के लिए फर्म उसे सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, जो भी देगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए पार्टनर का नाम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट केस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ध्यान सुनिएगा, लिखो बेटा, नोट करो। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, पार्टनर को पे करना था लेकिन फर्म पार्टनर के बिहाफ पे पे कर रही है, ऐसे में एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। ठीक है, पहला केस, जब पार्टनर फर्म पे करती, फर्म बियर करती है, ये जब फर्म को बियर करना है लेकिन पार्टनर पे कर रहा है, रिलेशन टू पार्टनर, पार्टनर पे करेगा, पार्टनर बियर करेगा, नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट केस था व्हेन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, पार्टनर को पे करना था, बॉन्ड करना था, लेकिन फर्म पे करी पार्टनर के बिहाफ पे, तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक। ये हमारे केसेस हो गए। ठीक है, अब मैं आपको टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 8 समझा रहा हूँ, जो सारे केसेस कंप्लीट करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 8। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, नोट करो, सुन के काम चलाओ। ठीक है, सुन के लिख के नोट कर लो। पहला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, इलस्ट्रेशन 8 टीएस ग्रेवाल का। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश 10,000 रुपये। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सिंपल है, फर्म पे करेगी तो रिलेशन टू कैश या बैंक, व्हाटएवर। सेकंड केस, एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरुण, अब तरुण पे कर रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू तरुण। कितना अमाउंट है बेटा? 5,000। थर्ड केस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको मार्क कर लेना बुक में बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं फर्म पे कर रही है मदन के बिहाफ पे, एंट्री क्या बनेगी? ये वाला केस हो गया, मदन कैपिटल टू बैंक। कितना अमाउंट है? मदन कैपिटल टू बैंक 5,000, क्योंकि फर्म पे कर रही पार्टनर के बिहाफ पे, तो पार्टनर के कैपिटल में से काटे जाएंगे पैसे उसके, एक तरह की ड्राइंग हो गई। ठीक है, पार्टनर कैपिटल टू बैंक। नेक्स्ट, पवन अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन 20,000, ये वाला पॉइंट आ गया। पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 20,000 रुपये और एक्सपेंसेस हुए 10,000। अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं है एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, क्या हो रहा है, पर्सनली मान के इग्नोर कर देंगे। सिंपल एंट्री होगी फोर्थ केस में, रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल 20,000 रुपये। फर्म ने उसको 20,000 रुपये दे दिया रेम्यूनरेशन के, अब खर्चे कम हो ज़्यादा हो वो उसकी सरदर्दी है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, हाँ अगर फर्म पे करती तो एंट्री बनती, लेकिन फर्म का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, हम मानेंगे पर्सनली पे कर रहा है, कोई एंट्री नहीं करनी हमने। क्लियर है, उसको रेम्यूनरेशन दे दिया, हमारा रोल खत्म, फर्म का काम खत्म, पवन कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 आउट ऑफ विच 3,000 बॉन्ड बाय फर्म, 3,000 फर्म बॉन्ड करेगी एंड द बैलेंस बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। 8,000 के खर्चे थे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 आउट ऑफ विच 3,000 बॉन्ड बाय फर्म, 3,000 फर्म बॉन्ड कर रही है और बाकी पार्टनर पे कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म ने 3,000 किए, बाकी पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, पार्टनर का नाम क्या है? रवि, रवि टू बैंक।
5,000, 8,000। फर्म की बुक में तो एंट्री होगी, फर्म की बुक में से 8,000 गए, 3,000 फर्म के अकाउंट से गए और 5,000 पार्टनर के अकाउंट से गए। ठीक है, यहाँ लिखा है ना साफ, एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म, फर्म 3,000 बॉन्ड कर रही है, बाकी पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो पार्टनर के अकाउंट से काटेंगे पैसे उसके। ठीक है, नेक्स्ट केस, एक्सपेंसेस 5,000 बॉन्ड, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर। बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, पेड भी पार्टनर कर रहा है। आपको याद है, नो एंट्री। जब पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है, पार्टनर ही पे करेगा, कोई एंट्री नहीं होगी, हम पर्सनली एज्यूम करके नो एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट केस देखो बेटा, मनोज अ पार्टनर कैरिड आउट डिसोल्यूशन गेटिंग रेम्यूनरेशन। यही वाला पॉइंट आ गया जो किया था हमने। पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रही है 10,000 रुपये। 7 पॉइंट, रियलाइजेशन टू, क्या नाम है पार्टनर का, मनोज, टू मनोज कैपिटल अकाउंट। रिलेशन टू मनोज, फर्म ने मनोज को 10,000 रुपये दिए रेम्यूनरेशन के। आगे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, एक्सपेंसेस का कोई जिक्र नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा काम खत्म। 8 पॉइंट, देव अ पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन, फर्म ने उसको 15,000 का रेम्यूनरेशन दिया। एंट्री होगी रियलाइजेशन टू देव, रियलाइजेशन टू देव, देव को हमने 15,000 रुपये दिए। ठीक है भाई, आगे देखो, डिसोल्यूशन एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म। ध्यान दीजिए, पार्टनर ने फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी, लेकिन खर्चे भी फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे। एंट्री क्या होगी, देव टू बैंक, कितने रुपए, 8,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई है कि फर्म ने पे किया है, इसलिए एंट्री हुई है। अगर फर्म पे नहीं करती, यहीं तक करके हम छोड़ देते। क्लियर। नेक्स्ट केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर बॉन्ड बाय पवित्र पार्टनर एंड पेड बाय हितेश। यहाँ उल्टा हुआ, पार्टनर के जो खर्चे थे, एक मिनट, वेट, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे होगा रियलाइजेशन टू बैंक। रीज़न ये है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा हमने, वहाँ लिखा था देव गेट रेम्यूनरेशन, रिलेशन टू देव। कहीं ये लाइन नहीं लिखी कि एक्सपेंसेस वर बॉन्ड बाय पार्टनर, कहीं लाइन नहीं लिखी है। अगर लिखी होती तो होता देव टू बैंक, कहीं वो लाइन नहीं लिखी है, सिंपल लिखा है फर्म पेड एक्सपेंसेस। और यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया गया है वो एक्सपेंसेस को बॉन्ड करने के लिए दिया गया है। अगर ऐसी लाइन लिखी होती तो आता वो देव टू बैंक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देव टू बैंक तब आता जब ये स्पेसिफाई होता कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए दिया जा रहा है। ऐसा वहाँ स्पेसिफाई नहीं है, हमने ध्यान से मिस हो गया। वहाँ पर सिर्फ लिखा था देव गेट रेम्यूनरेशन, ये एंट्री हो गई। एंड फर्म पेड एक्सपेंसेस, दोनों लाइन सेपरेट हैं, कोई आपस में लेना देना नहीं है। फर्म पे कर रही रिलेशन टू बैंक। पार्टनर कैपिटल टू बैंक तब आता जब फर्म पे करती पार्टनर के बिहाफ पे, तब आता देव टू बैंक। ठीक है, वो मिसरीड हो गया था क्वेश्चन। 9th में आते हैं, एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय पवित्र बट पेड बाय हितेश, यानी बॉन्ड करना था पी को, पवित्र को, और पे कर रहा हितेश। तो इसकी एंट्री बन जाएगी पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश। पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर, क्योंकि देखो पे तो इसको करना चाहिए था, लेकिन पे ये कर रहा है, तो अब क्या होगा, अपने कैपिटल में सेटलमेंट करेंगे। इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसकी कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि इसके बिहाफ में ये पैसे दे रहा है ना, तो उसकी कैपिटल में से पैसे काटेगा, एडजस्ट करेगा। एंट्री क्या हुई, पवित्र टू हितेश, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो बेटे यही केसेस होते हैं एक्सपेंसेस के, बाकी सारी जनरल एंट्री ज़्यादा नहीं है, सिंपल होती हैं। तो एंट्री जो मैंने कराई उनको बेटा एक बार दोबारा कर लीजिएगा, कोई डाउट हो कुछ हो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना बच्चे, बाकी कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर ये है 9811419806। आप चाहे तो कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 9811419806। कोई सजेशन हो कुछ हो ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।